हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सारे रिसर्च प्रोसेस की स्टेप्स के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसको डिटेल में देखा था, क्या क्या पॉइंट्स हमारे कवर होने चाहिए, किस तरीके से हम रिसर्च प्रोसेस की सारे स्टेप्स देखेंगे। अब इसी को हम और भी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस की स्टेप्स में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये सब हम लास्ट क्लास में अपना डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अपना टॉपिक जो बनाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसी पे काम करना है, हमने उसका समाधान निकालना है। इसीलिए उसको टॉपिक को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, फिर हम क्या है उसका लिटरेचर रिव्यू ढूंढेंगे, हमारे ऐसे रिसर्च कितने लोगों ने किए ताकि हमारे ब्रेन में चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, फिर हम ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, फिर हम सब ऑब्जेक्टिव के बाद हाइपोथेसिस भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप देखो लास्ट क्लास में हमने लिटरेचर रिव्यू इनके बात किया था, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लिटरेचर रिव्यू आगे पीछे हो सकता है। आप पहला ऑब्जेक्टिव बना लो, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू बना लो, या फिर आप पहले लिटरेचर रिव्यू कर लो और फिर ऑब्जेक्टिव बना लो। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू जनरली पहले करने से ये होता है कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं दिमाग में। ठीक है, फिर आपका रिसर्च डिज़ाइन है, फिर आप रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे, फिर सैम्पल डिज़ाइन बनाओगे। ठीक है, जो सैम्पल है आपको सैम्पल डिज़ाइन करना है अपना। फिर डेटा को कलेक्ट करोगे। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करोगे, उसके बाद डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन करोगे, फिर जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करोगे, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये स्टेप्स हम लास्ट क्लास में अच्छे से देख चुके हैं, हमें किस तरीके से हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं। बाकी हमने इनको डिटेल में देखा है अपनी पहली वाली क्लास में। ठीक है, तो पहली वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप पहली वाली क्लास देख लोगे तो उससे आपके बाकी के सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपना आप ही क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे रिसर्च प्रोसेस है ये बेसिकली 3 फेज़ में हम इसको करते हैं। ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। ठीक है, तो 3 फेज़ में हम इसको रिसर्च प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ठीक है, फेज़ 1 में क्या है, फेज़ 1 में है आपका डिसाइडिंग फेज़ होता है। डिसाइडिंग फेज़ का मतलब क्या है, चीज़ों को डिसाइड करना, अपनी तरफ से डिसाइड करना कि हाँ मुझे इसी टॉपिक पे काम करना है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे हो तो वो किस में आएगा, आपका डिसाइडिंग फेज़ में आएगा वो। ठीक है, तो डिसाइडिंग फेज में आपका डिसाइडिंग का मतलब है व्हाट, हमें करना क्या है। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन फॉर आंसर, जो आप ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो ये आपकी किस में आएगी, ये आपकी डिसाइडिंग फेज में आएगी। ठीक है, यानी कि व्हाट आपको काम क्या करना है, रिसर्च क्वेश्चन फॉर आंसर, रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या काम करना हमें है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, डिसाइडिंग फेज में आएगा। ठीक है, तो आप जब आप को डिसाइड कर लोगे, व्हाट का जवाब दोगे कि आपको करना क्या है, आपने डिसाइड कर लिया है कि व्हाट आखिर आपको काम क्या करना है। ठीक है, तो ये पहला है। उसके बाद दूसरा फेज़ है आपका प्लानिंग, आप करोगे कैसे, हाउ। ठीक है, हाउ कैसे आपने जो भी डिसाइड किया उसकी प्लानिंग बनाओगे। ठीक है, कैसे आपको वो काम करना है। तो अगर आप देखो तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा वर्ड फेज में। ठीक है, जो आपका ये है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, ये वर्ड में आएगा। ठीक है, बाकी ये सब आपके किस में आएंगे, यहाँ तक आपका आएगा प्लानिंग में। ठीक है, ये सब आपका आएगा प्लानिंग में। फिर ये जो आप डेटा कलेक्ट करके आ गए हो, ठीक है, डेटा कलेक्शन करना आएगा आपका अंडरटेकिंग में। ठीक है, तो प्लानिंग में आप कैसे काम करोगे, कितना आपका क्वेश्चनेयर है, कहाँ जाके आप काम करोगे, कितने लोगों से आप डेटा कलेक्ट करके लेके आओगे, ये सब किस में आएगा, प्लानिंग फेज में आएगा। ठीक है, टू गैदर एविडेंस टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है उसके आंसर्स को गैदर करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, कैसे रिसर्च करें। ठीक है, तो ये आपका फेज़ 2 है प्लानिंग। ठीक है, फिर फेज़ 3 है आपका अंडरटेकिंग। ठीक है, अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, जब आपने जो भी प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट कर देना, उस पर एक्शन ले लेना। ठीक है, आप गए डेटा कलेक्ट करके लेके आए, उसके बाद आपने रिपोर्ट बनाई, रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट निकाल के आपने लोगों को बता दिया, अपना रिसर्च पेपर छाप दिया। ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो आपका अंडरटेकिंग फेज़ में आएगा। ठीक है, मतलब कि कलेक्शन आपका। ठीक है, अंडरटेकिंग में आपका आएगा डेटा को कलेक्ट करना, जाके डेटा इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन जो आपकी है उसको इकट्ठा करना, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना। ठीक है, तो ये सब आपका फेज़ 3 आपका अंडरटेकिंग में आएगा। इसके बाद ये भी आपका स्टेप्स हैं प्रोसीजर में। आप डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, पहले आप क्या करोगे, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। ठीक है, पहले सबसे पहले आपने क्या किया, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया। रिसर्च प्रॉब्लम जब आपकी डिफाइन हो गई, ठीक है, उसके बाद आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया। ठीक है, फिर आपने हाइपोथेसिस बनाई, इससे पहले आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बना लोगे, ऑब्जेक्टिव के बाद हाइपोथेसिस बनेगी। ठीक है, फिर आपने डेटा को कलेक्ट किया एग्जीक्यूशन स्टेज में, फिर आपने डेटा को एनालिसिस किया, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया कि आपकी हाइपोथेसिस सही आ रही है या फिर गलत आ रही है। फिर आपने रिपोर्ट राइटिंग की, इंटरप्रिटेशन किया, इसमें आपका फीडबैक और फीड फॉरवर्ड भी आप यूज़ करोगे। ठीक है, फीडबैक और फीड फॉरवर्ड भी आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा स्टेप्स हैं
रिसर्च के। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सबसे पहला है आपको रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या आएगा, रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यानी कि आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना ये वाली है ना, ये आपका सबसे पहली स्टेप जो है, ठीक है। ये आपकी क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये पहला स्टेप है। तो अब इस हम सभी स्टेप्स को अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपके क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इसमें यही स्टेप अब हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसमें आएगा प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी कि चीज़ों को समझने का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, ये क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ नोइंग कहलाता है, ठीक है। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नई आपकी ब्रेन में आई है, आपको कोई नई चीज़ पता चली, तो आपको इन 4 चीज़ों से पता चली होगी, इन 4 मेथड के द्वारा ही आपको पता चली होगी। तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना या फिर रिसर्चर को जवाब कैसे मिलता है। तो 4 मेथड के थ्रू कोई भी रिसर्चर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। तो सबसे पहला है टेनेसिटी, ठीक है। टेनेसिटी में आपका क्या है, पुराने नॉलेज को मानते रहना। जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पुराने नॉलेज को अभी तक मानते जा रहे हैं, जैसे कि शाम के समय आपको घर में अंधेरा नहीं करना, ठीक है। तो पुराने नॉलेज को हम मानते जा रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता क्या रीजन है इसके, लेकिन हम फिर भी पुराने नॉलेज को आज भी मान रहे हैं। तो ये क्या है, ये टेनेसिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आपका रेफरेंसेज हैं, तो रेफरेंसेज के द्वारा जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। किसी ने बोला इसे नहीं छूना, इसे छू करके क्या होगा, आपको करंट लगेगा। तो हमने कभी नहीं छुआ, तो वो क्या है, उनको लगा था करंट, उन्होंने हमें बता दिया, तो हमने उनके एक्सपीरियंस से सीख लिया और हमने कभी भी उसको नहीं छुआ, ठीक है। फिर है प्रायोरी में क्या है, आपका कॉमन सेंस से सीखते हैं। हम अपने खुद के कॉमन सेंस से सीखते हैं कि भाई शाम को दरवाज़ा बंद करने से कुछ नुकसान नहीं होता, लाइट बंद करने से, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम अपने खुद के कॉमन सेंस से सीखते हैं। फिर है साइंटिफिकली प्रूफ को ही हम नॉलेज मानते हैं, ठीक है। और चौथा वाला है साइंटिफिक प्रूफ नॉलेज। हम तो 4 मेथड से हम सीख रहे हैं। सबसे पहला मेथड है आपका टेनेसिटी, यानी कि जो नॉलेज हमारे पूर्वज मानते थे उन्हीं नॉलेज को हम मानते जा रहे हैं, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। दूसरा है दूसरों के एक्सपीरियंस से हमने सीखा, हमने देखा कि इस फलाने के साथ ये हो गया था तो हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरे के एक्सपीरियंस से हम सीख रहे हैं। फिर है प्रायोरी में क्या है, कॉमन सेंस से हम सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं, कॉमन सेंस से, कि हम अपना कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो इस बात को नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर है साइंटिफिकली प्रूफ नॉलेज से हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, उन्होंने टेनेसिटी दिया था कि प्रोसेस ऑफ नोइंग में कुछ ऑप्शंस दिए थे, उसमें से एक आंसर उसका टेनेसिटी था, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ नोइंग है। 4 चीज़ों से हम जानकारी अपने दिमाग में इकट्ठी करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम में आपका है, अब हमारी रिसर्च प्रॉब्लम हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम आपकी क्या है, फर्स्ट स्टेप फॉर क्लियरिटी, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम आपकी सबसे पहला स्टेप है क्लियरिटी के लिए। आपके दिमाग में रिसर्च प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपने बकवास रिसर्च प्रॉब्लम बनाई है, कूड़ा बनाया, तो आपको रिजल्ट में भी कूड़ा ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट कहाँ यूज़ होता है, आपके रिसर्च प्रॉब्लम में यूज़ होता है। अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम सही से नहीं बनाई है तो आपको उसका जवाब भी क्या है, सही नहीं मिलेगा, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम है आपका पॉसिबल फॉर वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है आपकी, पॉसिबल फॉर वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम उसको वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करें जिसको वेरीफाई किया जा सके, जिस पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करा जा सके। कोई ऐसा टॉपिक ना ले ले कि उसको हम वेरीफाई ही ना कर पाए, उसमें इन्वेस्टिगेशन ही ना कर पाए, ठीक है। इनपुट फॉर एनी स्टडी, ये हर स्टडी के लिए क्या है, एक इनपुट है, ठीक है। इनपुट का मतलब क्या होता है, जब आप जो कोई भी इनपुट दोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या है, ये आपका इनपुट है, ठीक है। जैसे कि आपको सब्जी पकानी है, तो कच्ची सब्जी क्या है, उसकी इनपुट है, ठीक है। और फिर जब वो सब्जी पक जाएगी तो आप जब उसे लोगे तो वो क्या, कुकिंग के बाद क्या आएगी, वो आउटपुट आएगा उसका, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इनपुट फॉर एनी स्टडी, ठीक है। इफेक्ट बाय एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन, ठीक है। इफेक्टेड बाय एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और डेटा कलेक्शन से ये क्या होती है, इफेक्टेड होती है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो इफेक्टेड बाय एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। डेटा कलेक्शन से इफेक्टेड होती है। फिर है ये एनी डिफ़िकल्टी और फीलिंग्स है, ये कोई भी डिफ़िकल्टी और फीलिंग्स ये है, ठीक है। तो ये कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी मैं अनकम्फर्ट हो किसी चीज़ को लेकर के, कोई मुझे लगता है कि ये काम सही से नहीं हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम है, वो उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम की तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्या है, ये एनी डिफ़िकल्टी और फीलिंग ऑफ कम्फर्ट, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द कॉमन बिलीव एंड रियलिटी, इन सब के बीच में अगर कोई कॉमन बिलीव और रियलिटी के बीच में कोई अंतर आ रहा है तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसर्च प्रॉब्लम में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो
ये रिसर्च प्रॉब्लम कहलाएंगी, ठीक है। वाई डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट, ठीक है, आखिर इनमें जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्या सोचा था और क्या आया, ठीक है, तो वो क्यों आया, तो ऐसा अंतर क्यों आ रहा है, ये हम किस में देखेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम देखते हैं। प्राइमरी कंसर्न ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च का सबसे मेन टॉपिक है। जितना अच्छा आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे उतना ही अच्छा आपको क्या मिलेगी, फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स मिलेंगी। मिनिमम 2 पॉसिबल आंसर्स, हमने पहले भी देखा था कि अगर किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का सिंगल आंसर आ रहा है तो वो हमारी रिसर्च नहीं कहलाएगी। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा उसके आंसर्स आने चाहिए, या हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका मिनिमम रिसर्च, मिनिमम 2 पॉसिबल रिसर्च इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। अब इसमें नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है आपका। नॉन रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी होती है, सिंगल सॉल्यूशन एंड ओनली डेटा कलेक्शन वेयर नो नीड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपका सिंगल सॉल्यूशन होता है और सिर्फ डेटा कलेक्शन के थ्रू निकल के आ जाती है। जैसे कि मुझे देखना है कितने % फीमेल जो है इलिटरेट है और कितनी लिटरेट है, तो आप सेंसस का डेटा निकालो, उसमें निकल के आ जाएगा हर एरिया वाइज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो रिसर्च प्रॉब्लम नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसका तो सीधा सीधा आंसर निकल जा रहा है ना, तो सिर्फ डेटा कलेक्शन ही आपका रिसर्च नहीं है। लेकिन जब मैं देखूंगी क्या रीजंस है, किसके चलते इतनी फीमेल जो है वो इलिटरेट है, तो मेरे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ रीजंस आ सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, वो हमारा डेटा रिसर्च कहलाएगी। डेटा कलेक्शन सिर्फ रिसर्च नहीं कहलाता, ठीक है। वेयर नो नीड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एनालिसिस, जहाँ डेटा को एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे सीधे पता चल गया कि कितने % फीमेल लिटरेट है या इलिटरेट हैं, तो आपको उसको एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या है, फर्दर एक्सप्लोरेशन है आपका, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट शुड हैव बीन, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन का मतलब क्या है और क्या होना चाहिए था, मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि क्लास में अटेंडेंस बहुत कम है, फिर ये और रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है। तो लेकिन होना क्या चाहिए था कि अटेंडेंस भी अच्छी होनी चाहिए थी और रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या है और क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो ये रिसर्च क्वेश्चन है हमारे, समझ में आ गया। तो ये रिसर्च क्वेश्चन है, फर्दर एक्सप्लोरेशन, जिसका हम आगे एक्सप्लोर करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं, उसके आंसर्स निकालते हैं। व्हाट इट इज़, क्या है, और क्या व्हाट इट शुड हैव बीन, क्या होना चाहिए था, ठीक है। हम कहाँ हैं, क्या होना चाहिए था, हमें कहाँ चुनना है, व्हाट यू फाइंड आउट अबाउट, क्या आपको खोजना है, क्या नॉलेज गेन करनी है। तो ये सब क्या है, हमारे रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या होना चाहिए था, हमें कहाँ पहुँचना है, व्हाट यू फाइंड आउट व्हाट, तुम्हें क्या खोजना है, क्या नॉलेज गेन करनी है, ये सब हमारे किस में आएगा, रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर आएगा। फिर है रिसर्च फॉल्सिफिएबिलिटी, ठीक है। फॉल्सिफिएबिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी टॉपिक इज टॉपिक सुटेबल फॉर रिसर्च और नॉट, क्या ये हमारा जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है ये रिसर्च के लिए सुटेबल है या फिर ये नहीं है, ठीक है। मल्टीपल सॉल्यूशन एंड रीज़न नीडेड, ठीक है। एक तो रिसर्च जो भी हम ले रहे हैं उसमें रीजन्स निकल के आने चाहिए, कारण निकल के आने चाहिए, उसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, आपके मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो सम पॉइंट्स कंसिडर, कुछ पॉइंट्स हैं जब आप रिसर्च क्वेश्चन या फिर आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट कर रहे हो। एक तो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब कि खर्चा कितना आएगा, ठीक है। पहले आप पीएचडी के स्टूडेंट्स के पास इतना पैसा तो होता है, कमाते तो है नहीं वो, इतना पैसा तो नहीं होता है, तो उन्हें अपना पहले से ही सोच के चलना चाहिए कि हमें ऐसा टॉपिक लेना है जितना हम उसका खर्चा झेल पाएँ, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको देखने हैं। टाइम अवेलेबल, हाँ ऐसा भी आप पता लगा, आपने ले लिया 5000 का सैंपल और आपके पास सिर्फ 2 साल है पीएचडी, 2-3 साल है पीएचडी करने के लिए, तो आपको टाइम भी देखना पड़ेगा कि कितना आप काम अपना फैलाएँ ताकि आप अपना पर्टिकुलर टाइम पर उसे कंप्लीट कर सकें, ठीक है। रिसर्चर और रिसर्चर सुपरवाइजर का स्टडी की फील्ड में नॉलेज, ठीक है। आपका एक्सपर्ट है, जो आपको गाइड मिलेगा जिसके अंदर आप रिसर्च करोगे, उसका और आपका खुद का क्या फील्ड है आपका इंटरेस्ट का, ठीक है, वो आप इसमें देखोगे। जो भी आपका फील्ड ऑफ नॉलेज है, मान लीजिए आपका बहुत अच्छा कमांड है मशीन्स पे, तो आप मशीन पे कहाँ रिसर्च करोगे ना। तो फिर है आपका कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए भाई आपको थोड़ी बहुत, ही तो आजकल ज़रूरी है। देखिए ऐसा भी इतना भी ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी आप रिसर्च कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसकी होनी चाहिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वगैरह की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आप सिलेक्ट करोगे, जजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को जज करने का काम करना है आपको। सिलेक्शन ऑफ, सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से जज करो, आप उसके बारे में जितना ज़्यादा जान सकते हो आप उस प्रॉब्लम को समझो, उसको जज करो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा करो, ठीक है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें आप उसके बारे में डिटेल में जजमेंट करो उस प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर है जस्टिफाई द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करो कि अगर आपने ये प्रॉब्लम ली है तो किस कारण से आपने लिया। आप देख रहे हो कि आगे जाकर अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इसीलिए आप ये देख रहे हो कि अगर अभी बच्चा क्लास में नहीं आएगा, पास तो हो जाते हैं बच्चे जहाँ तक
था कि थोड़ा बहुत छाप छुप के आ जाते हैं, पास हो ही जाते हैं वो, तो अब पास भी हो जाएंगे। लेकिन पास होने के बाद एक तो क्लास में नहीं है तो उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस पता ही नहीं है, उनको करियर के लिए सीरियस ही नहीं है, तो आने वाले 10 साल बाद उनका जो करियर है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपका अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करना है कि हम अगर आज ये प्रॉब्लम ले रहे हैं तो क्यों, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है कि लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, और जहाँ पे नौकरियाँ हैं उनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि आप क्लासरूम में ही गायब थे, पहले ही आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको शुरू से ही अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करना आना चाहिए। एनालिसिस द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम का एनालिसिस करना, अपनी प्रॉब्लम को समझना, उसको एनालिसिस करना है कि सोसाइटी के लिए वो कितना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई इंसान, मान लो कोई बीटेक कर रहा है, बीटेक में उसने बहुत अच्छे से हर चीज़ को सीखा है अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में अच्छे कॉलेज से वो बीटेक किया है उसने, तो वो अगर उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी वो करता तो उसे प्राइवेट में भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, और कुछ नहीं तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप, अपने खुद के इक्विपमेंट डिज़ाइन कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम का एनालिसिस करना है कि ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, क्लास से बाहर रहना, अगर आपका बच्चा क्लास में नहीं है तो इससे उसका आगे जाके 10 साल बाद फिर क्या होगा, नौकरी नहीं लगेगी, कुछ आप अपना स्टार्टअप भी नहीं कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में जाकर के क्राइम रेट बढ़ेगा, आप अपनी फैमिली को अच्छे से रेयर नहीं कर पाओगे, आपके बच्चों में इनसिक्योरिटीज होगी, फिर वो आगे जाकर लीड होती रहेगी, ठीक है। क्लियर एंड वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, ठीक है, आपको क्या करना है, क्लियर एंड वेल डिफाइंड स्टेटमेंट देना है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। जो आपकी प्रॉब्लम है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये इंसान क्या काम करना चाह रहा है, ठीक है। ये रिसर्चर जो है आपका क्या कह रहा है, किस तरीके की रिसर्च ये करना चाह रहा है, ठीक है। एफर्ट्स फॉर आइडेंटिफाई, डिफाइन, एनालाइज प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एफर्ट्स, डिफाइन, एनालाइज प्रॉब्लम, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से आप सबको समझाओगे, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे, डिफाइन करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है। पायलट स्टडी आप कर सकते हो, इसमें ट्रायल रिसर्च, आपने जो प्रॉब्लम सोची आप उसके ऊपर पहले एक छोटी सी ट्रायल रिसर्च कर लो, छोटा मोटा उस पर डेटा वगैरह कलेक्ट करके ले आओ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिसर्च इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। पता चला आपको तो वो इंपॉर्टेंट लग रही है, पर सोसाइटी में अभी उससे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फैली हुई है, ठीक है। तो क्या है, आप पहले एक छोटी सी ट्रायल रिसर्च कर लो, तो आपको क्या होगा, आपको ये बात पता चल जाएगी कि भाई जरूरी, मैंने जो सोचा है जरूरी नहीं है कि ये रिसर्च अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा दूसरे काम भी है अभी, ठीक है। तो या फिर कोई कमी है आपकी रिसर्च में तो आप उसे ठीक कर सकते हो। तो पायलट स्टडी में हम छोटी तरीके से पहले उसको यूज़ कर लेते हैं, कम स्केल पे, छोटे लेवल पे, ठीक है। केस स्टडी कर सकते हो आप, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको बहुत डिटेल में आप स्टडी करो, ठीक है। केस स्टडी मतलब उसको केस ले लो उसका, और बहुत डिटेल में आप अपनी प्रॉब्लम को स्टडी करो। फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू, फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू का मतलब ये है कि जो आपने जिस टॉपिक पे सोचा है, आपने सोलर एनर्जी पे सोचा है कि मैं सोलर एनर्जी पे काम करूँगी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के जो एक्सपर्ट्स हैं पहले आप उनसे बात करो, ठीक है। 3 से 4 एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लो कि जो आपने टॉपिक सोचा है क्या वो टॉपिक सही है या फिर नहीं है, या फिर इसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो आपको वो हो सकता है कुछ ऐसा आइडिया दे दें जो आपने कभी सोचा भी ना हो, ठीक है। तो जब आप रिसर्च का रिव्यू निकालते हो, आप बहुत रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हो, तो आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जो आपने पहले सोचा था उससे भी बेहतर ऑप्शंस आपके पास हैं, और आपको पता लगेगा कि उन पर आप और भी अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू है। 3 से 4 एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले सकते हो, और एक्सपीरियंस स्टडी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, वो सारे के सारे एक्सपर्ट, तो वो क्या करेंगे, आपको वो एक्सपर्ट आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में क्या है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये इतना समझ में आ गया ना, ये आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 टॉपिक और भी हैं रिसर्च की प्रॉब्लम के अंदर। एक तो हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं अपनी, ऑब्जेक्टिव क्या करता है, जैसे अभी हमने देखे थे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या करता है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क देता है कि आपको पता है आपको रिसर्च में काम क्या करना है, ठीक है। आपको अटेंडेंस निकालनी है बच्चों की, रिजल्ट निकालना है बच्चों को, बिल्कुल शुरू से ही आपको क्लियर है कि आपको इन 2 पे काम करना है, ठीक है। क्लियर व्यू ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च का एक क्लियर व्यू देता है। स्पेसिफिक होने चाहिए ऑब्जेक्टिव, बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। मेजरेबल होने चाहिए कि हम उन्हें मेज़र कर सकें, उनको हम निकाल सकें कि परसेंटेज हमारी कितनी आ रही है क्लासरूम अटेंडेंस में। ये हम लास्ट टाइम सब सारे एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए कि हम वो ऑब्जेक्टिव हम ऐसा बनाएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। रिलेवेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल रिसर्च से मिलते जुलते होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। और आपके टाइम बाउंड होने चाहिए, बहुत हाईटेक ऑब्जेक्टिव हम ना बनाएं, और वेल डिफाइंड और टेस्टेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के मेथड्स हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए। जैसे कि इस रिसर्च में हमने देखा था अपने लास्ट क्लास में
कि आप अगर रिसर्च आपको टॉपिक नहीं भी पता है तब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के भी एकदम बता सकते हो कि ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। टू फाइंड आउट द कैलकुलेट एंड क्लासरूम अटेंडेंस, आपको क्या करना है, क्लासरूम अटेंडेंस को फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऐसे बनाए हैं कि एग्जैक्ट हमें मेजरेबल है, हमें क्या करना है, क्लासरूम अटेंडेंस को फाइंड आउट करूँगी, बिल्कुल टॉपिक से मिलते हुए हैं, बिल्कुल फाइनल हमें इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द एकेडमिक अचीवमेंट, आपको एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि रिजल्ट को फाइंड करना है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ये हमने पहले अपने लास्ट क्लास में देखा है। तो ऑब्जेक्टिव देखो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं और इसके ऑब्जेक्टिव पे ही सारी रिसर्च बेस्ड होती है। इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव, जो कितने अच्छे ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं, तो यही 3 ऑब्जेक्टिव पे हमें काम करना है। इन्हीं का जो रिजल्ट हैं, जो आंसर्स हैं, हमें ढूंढ करके लेके आने हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव आपके बिल्कुल प्रोवाइड फ्रेमवर्क, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, आपको पता है कि आपको बस यही काम करना है जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके, ठीक है। क्लियर व्यू ऑफ रिसर्च दे रहे हैं, रिसर्च को बिल्कुल क्लियर कर रहा है। स्पेसिफिक है रिसर्च, जैसा भी मैंने दिखाया था, बिल्कुल स्पेसिफिक है, आपको पता है काम क्या चल रहा है, ठीक है। मेजरेबल है, आप उनको मेजर कर सकते हो। अचीवेबल है, आप उनको अचीव कर सकते हो। रिलेवेंट है, बिल्कुल इधर उधर के नहीं है, रिलेवेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंडेड होने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव बहुत हाईटेक ना बना दें कि वो एक समय में पूरे ही ना हो पाए, क्योंकि हर पीएचडी स्टूडेंट के पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 3 या 4 साल का, तो उसे उस टाइम पे ही अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना होता है। तो टाइम बाउंडेड होने चाहिए रिसर्च, बहुत बड़े रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम ना बना ले, ठीक है। वेल फॉर्मुलेटेड और टेस्टेबल होने चाहिए, जिन्हें हम टेस्ट कर सकें और सही से फॉर्मुलेट हुए हों, ठीक है। फिर है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस में क्या है, हाइपोथेसिस हमारी फॉर्मल स्टेटमेंट है। प्रूव फॉर्मल स्टेटमेंट यहाँ देखा था ना हमने, जब पीछे देखा था ऑब्जेक्टिव के नीचे कि ऑब्जेक्टिव हमारे क्या थे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो इनके नीचे क्या बनी थी, हाइपोथेसिस हमने बनाई थी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में तो हमने सीधे सीधे देखा था हमें करना क्या है अपनी पूरी रिसर्च में, हाँ। और इसमें क्या था, हाइपोथेसिस में हमने अपने खुद के 2 आंसर बना के रख लिए थे कि जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है मेन, इसमें जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ हर ऑब्जेक्टिव की हाइपोथेसिस नहीं बनती, किसी किसी की बनाते हैं हम। तो इसमें क्या है आपका, देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड क्लासरूम अटेंडेंस, देयर आर नो रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमने बात की थी कि जो हमारे पास 2 तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक नल है और एक ऑल्टरनेटिव है। तो नल क्या कहती है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं निकल रहा है, इस ऑब्जेक्टिव में बनाई है हमने, तो इन्होंने बोल दिया है कि रिलेशनशिप नहीं निकल रहा है। तो हम एक अपनी खुद का पहला एक जवाब बना के रख लेते हैं, ताकि उससे क्या हो, हमें लास्ट में एकदम हमें जब एक ही सेंटेंस में हम अपने रिसर्चर को, जो भी हमारा वो है जो हमारी रिसर्च से कुछ सीख रहा है, उसको पता चल सके कि इन्होंने क्या किया था, और एक ही रिजल्ट में हम सेंटेंस में हम जवाब दे दें कि भाई हमारे बीच में दोनों रिलेशनशिप निकला या फिर नहीं निकला। तो इसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। पहले ही एक एज्यूम्ड आंसर, हम अनुमानित आंसर हम बना के रख लेते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में क्या है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है। ये क्या होता है, फॉर्मल एज्यूम्ड स्टेटमेंट होता है, ठीक है। फॉर्मल एज्यूम्ड, एज्यूम्ड का मतलब क्या है, अनुमानित। हमने खुद से अनुमान लगा लिया कि या तो हमारे दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकलेगा या फिर दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अनप्रूवन स्टेटमेंट और प्रपोजिशन होता है, पहले प्रूव नहीं हुआ है, बस हमने एक स्टेटमेंट और प्रपोजिशन बना दिया है, एक प्रपोज्ड सेंटेंस बना दिया है कि या तो वो एक्सेप्ट होगा या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एजुकेटिव गैस भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोग जब बहुत कुछ अपनी रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं तो उसका आंसर जो है वो अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज लेवल से निकाल करके रख देते हैं, या तो रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो एजुकेटिव गैस भी है ये, ठीक है। आफ्टर लिटरेचर रिव्यू के बाद हम हाइपोथेसिस को बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका 4 P's ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम के हमारे 4 P's होते हैं। तो कौन कौन से 4 P's हैं रिसर्च प्रॉब्लम में, एक तो पीपल्स हैं, ठीक है, जिनके साथ हम डील कर रहे हैं। जो मेन 4 P's हैं हमारे रिसर्च प्रॉब्लम में, किस के बारे में हमें सोच के आगे चलना चाहिए। तो एक तो पीपल्स है जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, यानी कि हमारी स्टडी पॉपुलेशन, प्रॉब्लम यानी कि हमारा सब्जेक्ट एरिया, प्रोग्राम हमने क्या अप्लाई किया है, और हमारा फिनोमिना, ठीक है। ये 4 P's हैं हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के अंतर्गत, ठीक है। घटनाएँ हो गई हमारी फिनोमिना में, और हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 4 P's हैं रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। इसके बाद है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। एक तो इंटरेस्ट आपको होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्टेड होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम, कि आपका इंटरेस्ट उसमें हो और लोगों का इंटरेस्ट भी वो बनाए रखे। मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, आप उसे मेज़र कर सके, रिसर्च प्रॉब्लम को क्या कर सके, उसका रिजल्ट निकाल सके, उसको मेज़र कर सके और उसकी फाइंडिंग्स निकाल सके। तो एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एंड एक्सपर्टाइज होना चाहिए उसमें, ठीक है। मतलब कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए उसमें, और आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, उस काम में एक्सपर्ट होने चाहिए आप जो रिसर्च प्रॉब्लम लेके चल रहे हो, ठीक है।
रिलेवेंस होनी चाहिए, कुछ ना कहीं से उसमें कोई ना कोई रिलेवेंट होना चाहिए हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, एजुकेशन सिस्टम से या फिर गवर्नमेंट के या फिर किसी भी वेलफेयर से सोसाइटी के, वो क्या होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, उसमें डेटा भी मिलने चाहिए भाई, आपको ऐसा ना हो कि ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाए जिसमें डेटा ही नहीं मिले, ठीक है। तो डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और हमारा एथिक्स इशू भी हमें देखने चाहिए कि इस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम ले जिससे किसी की फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट ना हो, ठीक है। तो ये आपके 4 मेन इसमें रिसर्च प्रॉब्लम के टॉपिक्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो ये आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में था कि आप कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जब सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा रिसर्च प्रॉब्लम का जो आपने सिलेक्ट किया है उसका टॉपिक है, ठीक है। फिर पहला स्टेप से आपका खत्म हो गया, रिसर्च प्रॉब्लम आपकी डिसाइड होगी। अब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव आपने बना लिया, हाइपोथेसिस आपने बना लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे। आपने क्या करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है जो आपकी रिसर्च है, ठीक है, उससे रिलेटेड कितनी रिसर्चेज हुई हैं तो आप उनकी साहित्यिक समीक्षा करोगे, ठीक है। उनकी रिसर्चेज को पढ़ोगे, उसमें से अपने मतलब का एक पैराग्राफ निकाल लोगे, ठीक है, कि उन्होंने क्या टॉपिक पे रिसर्च किया था। जैसे मान लो अब तक कितने लोगों ने उस पर काम किया है, किस पे काम किया है, कितने लोगों ने आपका सोलर एनर्जी पे काम किया है, ठीक है। अब आप जितने लोगों ने सोलर एनर्जी पे काम किया है तो आप ये देखोगे कि उन लोगों ने क्या काम किया था और सोलर एनर्जी पे उनका कितना काम सक्सेस हुआ, ठीक है। और क्या रिजल्ट निकले, क्या फाइंडिंग्स निकली और क्या उन्होंने बोला था, उनको लगा कि इसमें काम करना फ़ायदेमंद है या नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें सिलेक्ट करोगे कि उनकी सक्सेस हुई रिसर्च या फिर उनकी फेल हो गई थी। तो ये सब चीज़ें आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखोगे, ठीक है। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प इन जनरलाइज, ठीक है। इससे जनरलाइज करने में आपको हेल्प मिलती है कि भाई रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप ये बता सकते हो कि मैं ही एक बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इस टॉपिक पर सोच रही हूँ, और भी लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया, यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जो जिस पे काम किया जा सकता है, लोगों ने इस लेवल तक इस पे काम कर लिया है, तो अब मैं इससे ऊपर के लेवल पे इस पे काम करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसको जनरलाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। हेल्पफुल इन रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम में हेल्पफुल रिसर्च कनेक्ट जनरेशन टू जनरेशन। इससे क्या होगा, जो भी रिसर्च है, ठीक है, उसको जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन कनेक्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें उसे कनेक्ट करने में हेल्प मिलती है। मतलब कि जो रिसर्च मैंने कर ली, ठीक है, फिर मैं करके घर बैठ गई हूँ, तो 10 साल बाद उस रिसर्च को पढ़ करके कोई और उस रिसर्च की हेल्प से अपनी रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी इससे हम जुड़े रहते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें पता रहता है कि हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारी पीढ़ी, जो हमसे पहले जो रिसर्चर थे, उन्होंने उस पर कितना काम कर लिया है हमारे जैसे टॉपिक पे, अब उस और किस एरिया में काम की ज़रूरत है, ठीक है। फिर एक क्लियरिटी एंड फोकस इन रिसर्च प्रॉब्लम। अब जितना ज़्यादा आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे, जितना ज़्यादा अपनी ऐसी रिसर्चेज देखोगे, पढ़ोगे, उन्होंने क्या काम किया था, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, रिसर्च प्रोसेस में आपको आइडिया मिलता जाएगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप लोगों की रिसर्च पढ़ोगे। तो एनालिसिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम का एनालिसिस आप करोगे, ठीक है। एनालिसिस, आपकी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें एनालिसिस भी आप इससे, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे तो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को समझ सकते हो, उनका एनालिसिस आप करोगे, ठीक है। फिर है आपका कलेक्ट फ्रॉम जर्नल्स, थीसिस, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, बुक्स एंड वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये कहाँ से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, जर्नल्स क्या होते हैं, कुछ किताबें होती हैं जिनमें बहुत नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स निकल के आते हैं। इनमें आप क्या करते हो, इनमें आप अपनी रिसर्च को छापते हो, ठीक है, भेज दोगे। बहुत सारे लोग अपनी रिसर्च भेजते हैं वहाँ पे, रिसर्च का रिसर्च पेपर बना के भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी रिसर्च तो 400 पन्नों की है, वो तो बहुत मुश्किल है, पूरी भी रिसर्च तो हर कोई नहीं छाप सकता। लेकिन हम उस 400 पन्नों को 4 पेज में बताते हैं और 4 पेज में वो लोग जर्नल्स में भेजते हैं। तो वहाँ के जो ऑडिटर है वो हमारी रिसर्च को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो छपने लायक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो वो उन जर्नल्स में उनको छापते हैं। अगर आप वो अच्छी लगी तो आपकी पब्लिश हो जाएगी, नहीं अच्छी लगी तो वो नहीं पब्लिश होगी, ठीक है। फिर थीसिस है, आप दूसरों की थीसिस पढ़ के उनसे आइडिया ले सकते हो। रिसर्च पेपर पढ़ करके, रिसर्च आर्टिकल पढ़ के, बुक्स हो गई, वेबसाइट हो गई, इन सब चीज़ों से आप जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे वेबसाइट्स में आजकल शोध गंगा और शोध गंगोत्री बहुत फेमस है, ठीक है। शोध गंगा और शोध गंगोत्री, इनमें सभी रिसर्चर जितनी भी आज तक की रिसर्च हुई हैं बहुत सभी यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने क्या किया है, वो अपने सभी स्टूडेंट्स की जो रिसर्च हुई है उन रिसर्च को उठा करके उन्होंने सीधे
सीधा शोध गंगा में अपलोड कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना टॉपिक टाइप करो तो अब तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हुई हैं वो आपके टॉपिक पे वो सारी की सारी निकल के आ जाएंगे। उसमें हज़ारों रिसर्चेज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी टॉपिक रिसर्च जो है वो निकल के आ जाएगी। फिर आप एक एक रिसर्च की PDF जो है चैप्टर वाइज डाउनलोड मार के अपने पास रख सकते हो, आप उन्हें पढ़ सकते हो, उनसे अपना आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो आजकल इन वेबसाइट सबसे अच्छा मेथड है, इसमें से शोध गंगा में आपको सारी रिसर्चेज मिल जाएंगी, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड नॉलेज गैप को भी आपको समझने में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि नॉलेज गैप कैसे पता चलेगा कि पुरानी रिसर्चेज किस किस टॉपिक पे हो गई हैं, इस टॉपिक पे कितना एरिया कवर हो गया है, कौन सा कवर एरिया रह गया है, तो इन सबको समझने में आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्रिएट एजुकेटर गेस, ठीक है, एजुकेटर गेस यानी कि हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प आपको मिलती है, ठीक है, हाइपोथेसिस में बनाने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। रिसर्च के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में आपको हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है, क्या कि आपकी कितनी रिसर्च जो है आपने अपनी रिसर्च के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी इसमें कर सकते हो, बाकी लोगों ने क्या क्या किया है, ठीक है। इसके अलावा डेवलप थियोटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क राइटिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हो उससे आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा, थियोटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको समझ में आएगा कि मैं जो टॉपिक पे काम करना चाहती हूँ वो कैसा टॉपिक है, लोग उस पर कितना काम कर चुके हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका अपने टॉपिक से रिलेटेड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्सपोजर ऑफ नॉलेज से एक्सपोज हो गया, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने में बहुत मजा आता है, मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है। मैंने एक टॉपिक लिया है, उस पर जब मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक मैंने कितना सीधा सा ले लिया, इस टॉपिक पे तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और उनसे भी अच्छी अच्छी टॉपिक्स, उस टॉपिक में मैं और भी बहुत बेहतर काम कर सकती हूँ। तो ऐसा होता है कि जो शुरू में आपने टॉपिक किया है, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे ना तो आपको बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे और आपका ब्रेन ऐसा खुल जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बिल्कुल ओपन माइंडेड हो जाओगे आप, और इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि इससे भी अच्छा आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत अच्छा चीज़ है, जो करते हैं उन्हें बहुत नई नई चीज़ें मिलती हैं। दूसरा, कई कई तरह की मेथोडोलॉजी मिलती है, सैम्पल साइज मिलते हैं, क्वेश्चनर, अगर आप किसी की रिसर्च पढ़ रहे हो तो आपको उसमें कई तरह के क्वेश्चनर के नाम मिल जाएंगे, जो लोगों ने क्वेश्चनर यूज़ किए हैं, तो आपको पता लगेगा इतने तरह के क्वेश्चनर इसमें अवेलेबल है। मेथड्स आपको पता चल जाएंगे कि कौन सा मेथड सबसे फेमस चल रहा है और कौन सा अच्छा मेथड है इसमें रिसर्च का, ठीक है। तो जब आप रिसर्च किसी की पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें नई नई पता चलती हैं, ठीक है। फिर क्या है इसमें, डेवलप कोहेरेंस ऑफ रिसर्च विद अदर रिसर्च, ठीक है, मतलब जो रिसर्च हुई हैं उनका और रिसर्च के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये आपको पता करने में हेल्प मिलती है। हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी के इम्प्रूवमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। आपका रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी है उससे आप और भी अच्छा काम करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर है आपका लिंक बिटवीन स्टडी, क्या स्टडी किया गया है और क्या एग्जामिन करना है, ठीक है, क्या हमारी अब तक स्टडी हो चुकी है, क्या रहती है, क्या आपको एग्जामिन करना है, इस सब तरह आपको लिटरेचर रिव्यू से हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यूरिंग रिसर्च, और रिसर्च ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार आपने रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो फिर बस आप बाद में नहीं करोगे, आप पूरी रिसर्च के बीच बीच में आप अपना नया नया लिटरेचर रिव्यू आप करते रहो, आपको नई नई रिसर्च आती जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी रिसर्च इतनी लंबी चलती है, आपने तो दो साल पहले लिटरेचर रिव्यू किया है और आपकी जो रिसर्च है वो फाइनल पब्लिश हुई है 2 साल बाद, ठीक है। तो आपको क्या होगा, उस बीच में कितनी सारी रिसर्चेज और भी नहीं आ गई होंगी आपके टॉपिक पे, ठीक है। तो आप क्या, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में कर लिया फिर उसके बाद आप नहीं करोगे, तो आप बीच बीच में भी अपना लिटरेचर रिव्यूज़ में ऐड कर सकते हो, ठीक है, जब तक आपकी फाइनल सबमिट नहीं होती। तो उससे पहले भी, बल्कि फाइनल सबमिट होने से पहले भी आपको देखना चाहिए कि इस टॉपिक पे कितना और काम अब हो चुका है हमारे लिटरेचर रिव्यू कलेक्ट करने के बाद से, ठीक है। तो पहले ज़माने में तो हम क्या करते थे, लिटरेचर रिव्यू से मैंने अपने MSc का किया था, तो मुझे कई सारी, मैं निपसिट की लाइब्रेरी में गई थी, दिल्ली NCERT की लाइब्रेरी में गई थी मैं, और हम हिसार यूनिवर्सिटी है वहाँ की लाइब्रेरी में गए थे। तो अब लेकिन आजकल क्या है, आजकल आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे बैठे इंटरनेट पे ही आपको सारी रिसर्चेज मिल जाएंगी। उन रिसर्चेज का आप प्रिंट आउट निकालो, मुझे लगता है PhD में आपके पास एक प्रिंटर जरूर होना चाहिए, तो प्रिंट आउट निकालो और उन्हें आराम से आप पढ़ो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पढ़ करके बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे और ये सबसे अच्छा मेथड है आपका रिसर्च करने का, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिसर्च में। तो आज जो हमने प्रोसेस पढ़ी है, आज हमने मेन 3 प्रोसेस पढ़ी, 2 प्रोसेस अपनी कंप्लीट की हैं। स्टेप्स जो हैं हमारे, सबसे पहला है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में हमने आज पढ़ लिया कि किस तरीके से हमें रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। अपनी रिसर्च को किस तरीके से आप फाइनल करोगे, कैसे आप उसको डिफाइन करोगे,
करोगे। दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है, कैसे हम उसे कलेक्ट करते हैं, ये हमने आज देख लिया है। अब कल हम अपनी हाइपोथेसिस और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बल्कि हाइपोथेसिस भी आज हमारी हुई गई है, फॉर्मुलेट कैसे करना है, पर वो हम डिटेल में आगे हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब हम कल अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।